A very good morning, student. So, again we continue our chapter number 17, that is breathing and exchange of gases. Okay. In this video, our topic is mechanism of breathing. Okay. What processes are involved in the process of breathing. Okay. So, let's start. Respiration involves the following steps. Which steps are involved in respiration? So first step is breathing or pulmonary ventilation, by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar air is released out. तो देखिए सबसे पहले क्या बता रहा है कि जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है. मैंने इस चैप्टर को जब स्टार्ट किया था तभी मैंने बताया था कि रेस्पिरेशन को ही हम ब्रीदिंग नहीं कह सकते. ओके, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में थोड़ा डिफरेंस है. वो डिफरेंस क्या है कि ब्रीदिंग, सबसे पहले हम ब्रीदिंग की बात करते हैं. ब्रीदिंग जो होता है वो क्या होता है, जो हम सांस मतलब हवा को अंदर ले रहे हैं और हवा को रिलीज़ आउट कर रहे हैं. ओके, जो एयर को हम अंदर ले रहे हैं और रिलीज़ आउट कर रहे हैं वो प्रोसेस आ जाती है हमारे ब्रीदिंग में. और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है. ओके, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या होता है, एनर्जी का ब्रेक डाउन होता है. तो वो ये डिफरेंस आपको पता चला रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में. तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या क्या इन्वॉल्व होता है. तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कौन आता है, ब्रीदिंग आता है. मतलब रेस्पिरेशन एक बहुत बड़ा सा प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कौन आता है, ब्रीदिंग आता है. ओके, तो देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे कि ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन. तो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया ये जो वर्ड है आपका पल्मोनरी, ये किसके लिए यूज़ होता है, ये हमेशा यूज़ होता है लंग्स के लिए. मतलब जब लंग्स की बात करते हैं तो कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, पल्मोनरी वर्ड भी यूज़ करते हैं. ओके, तो क्या बता रहे हैं. और वेंटिलेशन यानी तो यू नो वेरी वेल कि हवा जा रहा है बाहर आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, वेंटिलेशन कहते हैं. तो ब्रीदिंग या पल्मोनरी वेंटिलेशन में क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आ रहा है, ओके, तो वो कहाँ तक जाता है, एल्वियोली तक जाता है. क्योंकि हमने देखा है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व रहते हैं, कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, तो मैंने आपको बताया था. चलिए एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, मैं आपको बता दूं. तो सबसे पहले कौन आता है, हमारा नॉस्ट्रिल आता है. ओके, जो हमारे नाक में जो 2 होल होते हैं दैट इज़ व्हाट, नॉस्ट्रिल. नॉस्ट्रिल के बाद आता है हमारा नेसल फेरिंग्स. नेसल फेरिंग्स में जाता है ये जो एयर है वो. नेसल फेरिंग्स के बाद वो कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है. फेरिंग्स में जाने, फेरिंग्स का एक कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए. फेरिंग्स के बाद वो जाता है कहाँ पे, लैरिंग्स में. लैरिंग्स जो है वो क्या है, साउंड बॉक्स है, जहाँ से क्या होता है, साउंड बॉक्स प्रोड्यूस होता है. लैरिंग्स के बाद आता है विंड पाइप में, दैट इज़ व्हाट, ट्रैकिया. ट्रैकिया में आता है. ट्रैकिया में आने के बाद क्या होता है, फिर वो जाता है ब्रोंकाई में. ओके, ब्रोंकाई में जाने के बाद ये ब्रोंकाई जो होता है ये बहुत ज़्यादा ब्रांचेस में डिफ्रेंशिएट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं. फिर ब्रोंक्यूल्स के बाद ये जाता है कहाँ पे, जो मेन पार्ट है जहाँ एयर का एक्सचेंज होना है, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, दैट इज़ कॉल्ड एल्वियोली. ओके, तो ये कहाँ पे जाता है, एल्वियोली में जाता है. तो यहाँ पे यही बता रहे हैं. तो आपको ये याद रखना है कि कौन कौन से पार्ट से होते हुए एयर जो है वो अंदर जाता है और फिर रिलीज़ होगा. तो रिलीज़ भी जस्ट इन्हीं पार्ट से होते हुए वापस आएगा वो, और इन्हीं पार्ट से होते हुए हवा अंदर भी जाएगा. तो यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन में जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो अंदर जाता है, और CO2 जब एल्वियोली में जाके एयर का एक्सचेंज हो जाता है, मतलब गैसेस जो है O2 एब्जॉर्ब हो जाता है और CO2 जो है वो क्या होता है, रिलीज आउट कर दिया जाता है. तो ये तो हमको बहुत पहले से पता है ना. फिर सेकंड क्या बता रहा है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस. कौन से गैसेस होंगे, O2 एंड CO2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन. गैसेस का डिफ्यूजन होता है, ओके, एल्वियोलर मेम्ब्रेन में. तो डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन कैसे होगा, आप हवा को अंदर लिए, तो जब आप हवा को अंदर लिए तब उसका कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा. अब उस हवा में से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लिया गया, अब जो बचा उसको रिलीज़ कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, वहाँ पे लो हो जाएगा. ठीक है, तो वही बता रहा है, डिफ्यूजन होता है किसका, O2 एंड CO2 का. देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय द ब्लड. ब्लड में क्या होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, ब्लड में कैसे होता है गैसेस का ट्रांसपोर्ट, तो मैंने बताया था ना, जो एल्वियोली होता है, ये एल्वियोली कैसा होता है, ये बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा छोटा. ओके, ये क्या होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे. ये एल्वियोली में बहुत से क्या प्रेजेंट होते हैं, ब्लड वेसल प्रेजेंट होते हैं. ओके, इसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, और ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है गैसेस जो है वो कहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती हैं, ब्लड में. ओके, देन
डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज। O2 और CO2 का डिफ्यूजन कहाँ पे होता है? ब्लड में और टिश्यूज में भी होता है। देन लास्ट वन इज यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन एंड रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 सेलुलर रेस्पिरेशन। ओके, तो वही बता रहे हैं कि फिर क्या होता है, O2 का यूटिलाइजेशन होता है। कौन O2 को यूज़ कर रहा है? जो सेल्स हैं, है ना, बॉडी के जो सेल्स है वो O2 को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये अपने कैटाबॉलिक रिएक्शन को करने के लिए क्या कर रहे हैं? O2 को यूज़ कर रहे हैं और CO2 को रिलीज़ कर रहे हैं। तो ये एक पूरा जो प्रोसेस है वो किस में इन्वॉल्व होता है? रेस्पिरेशन में। तो देखिए, ब्रीदिंग बस कहाँ तक था हमारा? ब्रीदिंग बस हवा के अंदर जाने और बाहर आने तक का जो प्रोसेस था उसको हम ब्रीदिंग कह रहे थे। लेकिन रेस्पिरेशन ये पूरा प्रोसेस है जिसमें इतना कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ओके, तो आपको डिफरेंस पता चली क्या होगा ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में? ओके, तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि क्या क्या हो रहा है। तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में सबसे पहले ब्रीदिंग की प्रोसेस हो रही है जिसमें हवा जा रहा है, बाहर आ रहा है। ओके, तो हवा जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो उसमें क्या क्या हो रहा है? तो उसमें क्या हो रहा है? सबसे गैसेस का डिफ्यूजन हो रहा है। जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, ये जो एल्वियोली है इसका मेम्ब्रेन भी तो होगा, जो आउटर मेम्ब्रेन है उसी में तो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होंगे, तो वहाँ पे क्या होगा? गैसेस का डिफ्यूजन होगा। ओके, देन ये जो गैसेस है उनका ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में, फिर ब्लड से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन के थ्रू। ठीक है, ब्लड से टिश्यू में ट्रांसपोर्ट हो गया डिफ्यूजन के थ्रू। टिश्यू में गया तो ऑब्वियस सी बात है, हमको तो पता है कि सेल से ही कौन बने हैं? टिश्यू बने हैं। तो टिश्यू जो है वो क्या है? ग्रुप ऑफ सेल है। तो टिश्यू में गया, दैट मीन्स वो फिर कहाँ पे गया? सेल में गया, और सेल ने उस O2 को यूटिलाइज किया और CO2 क्या कर दिया? रिलीज़ करने के लिए कह दिया कि अब इसका यूज़ नहीं है, इसको रिलीज़ करो। ओके, तो फिर वो रिलीज़ आउट होता है। तो ये पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है किसमें? हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। ओके, देन नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हाउ ब्रीदिंग अकर? ब्रीदिंग में क्या क्या होता है? तो देखिए, ब्रीदिंग कैसे होता है? ब्रीदिंग में दो स्टेजेस आते हैं, एक होता है इंस्पिरेशन एंड एक होता है एक्सपिरेशन। ओके, नाम से ही समझिएगा क्या बोल रहा है? इंस्पिरेशन। तो आपको ये इंस्पायर होने वाला इंस्पिरेशन नहीं कह रहा है यहाँ पे। इंस्पिरेशन कहने का मतलब है, इन यानी क्या होता है? कोई भी चीज़ को अंदर लेना। ओके, तो जब हम हवा को अंदर ले रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। ओके, और जो हवा को हम रिलीज़ कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? एक्सपिरेशन कहेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। इंस्पिरेशन ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इन। तो वही कह रहा है, जो क्या बोलते हैं इंस्पिरेशन है उसमें क्या हो रहा है? एटमॉस्फेरिक एयर जो है वो अंदर जा रही है, और एक्सपिरेशन जब क्या हो रहा है? एल्वियोलर एयर। एल्वियोलर एयर क्यों कह रहा है? क्योंकि एल्वियोली ने उसको एयर को क्या किया? एल्वियोली के मेम्ब्रेन ने एब्जॉर्ब किया, उसमें से O2 एब्जॉर्ब हो गया, CO2 को रिलीज़ करे, दैट वाइज उसको क्या कह रहे हैं? एल्वियोलर एयर कह रहे हैं। तो ये जो एल्वियोलर एयर है उसको क्या कर दिया गया? रिलीज आउट कर दिया गया। ओके, तो समझ में आया आपको? इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन जिसमें हवा अंदर जा रही है और एक्सपिरेशन जिसमें हवा बाहर आ रही है। ओके, देन क्या बता रहे हैं? जस्ट अ मिनट। हाँ, देन क्या बता रहे हैं? द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट बाय क्रिएटिंग अ प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। तो देखिए क्या बता रहे हैं कि जो एयर का मूवमेंट हो रहा है अंदर और बाहर। देखो, एक और चीज़ याद रखना, हम जो पार्ट्स पढ़ते हैं, है ना, ऑर्गन पढ़ते हैं, तो मैंने जब आपको क्या क्या बताया? नॉस्ट्रिल आता है, नेसल कैविटी आता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। ओके, और ब्रोंकाई के बाद जो ब्रोंक्यूल आता है, और ब्रोंक्यूल के बाद हमारा क्या क्या आता है? एल्वियोली आता है। तो ये जो ब्रोंक्यूल और एल्वियोली होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये दोनों पार्ट जो है प्रेजेंट होता है कहाँ पे? लंग्स में। तो लंग्स को भूल मत जाने इनके चक्कर में, ठीक है ना? याद रखना, ब्रोंक्यूल और एल्वियोली किसके अंदर प्रेजेंट होता है? लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको कि जो हवा का मूवमेंट हो रहा है अंदर और बाहर की तरफ, कहाँ से अंदर और बाहर? लंग्स के अंदर, लंग्स के बाहर, है ना? वो कैसे होता है? उसमें एक प्रेशर ग्रेडियंट लगता है लंग्स के बीच में। ठीक है, एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट लगता है जिसकी वजह से हवा जो है अंदर आता है और बाहर आता है। ओके, क्योंकि कोई भी चीज़ को आप अंदर ला रहे हो तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो आपको लगाना पड़ा होगा, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है कि इसके लिए हमको प्रेशर लग रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग के अंदर एनर्जी है, एनर्जी ही तो लग रही है हमको हवा अंदर और बाहर करने में। ठीक है, तो वही आप इस लाइन को याद रखिएगा कि एयर का जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, मतलब बॉडी के अंदर मीन्स व्हाट? लंग्स के अंदर, और लंग्स से बाहर जाने में तो प्रेशर ग्रेडियंट लग रहा है किसके बीच में? हवा और मतलब एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में। ओके, देन इंस्पिरेशन
कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज देर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ लिखे हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या बता रहे हैं? इंस्पिरेशन। अभी इंस्पिरेशन की बात करें, इंस्पिरेशन मतलब मैंने क्या बताया, जब हम हवा को अंदर ले रहे हैं, जो एयर हमारे बॉडी के अंदर आ रही है उसको हम क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। ओके, तो इंस्पिरेशन के दौरान क्या हो रहा है? प्रेशर, ये तो हमको पता चल गया कि प्रेशर ग्रेडियंट लगता है। तो अब जब हवा अंदर ले रहे हैं उस टाइम प्रेशर कैसे लग रहा है? तो प्रेशर जो लंग्स के अंदर लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा यानी लंग्स के अंदर की बात हो रही है, दैट्स वाई इंट्रा वर्ड यूज हो रहा है। और पल्मोनरी मैंने बताया किसके लिए यूज़ होता है? लंग्स के लिए। ठीक है, तो वो सेम वही बात बोल रहा है कि लंग्स में जो प्रेशर लग रहा है उसी को क्या कह रहे हैं हम? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। तो आपको ये सब टर्म्स याद रखने हैं, आपको पता होना चाहिए कि किसके लिए टर्म्स यूज़ किया गया है। ओके, तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, मतलब लंग्स का जो प्रेशर रहता है वो एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेशर से कम रहता है। दैट इज देर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक एयर। तो इसीलिए लंग्स का प्रेशर को क्या कह रहा है? नेगेटिव कह रहा है, क्योंकि लंग्स में प्रेशर उस समय क्या है? लंग्स का प्रेशर कम है, किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फियर। तो आप याद रखोगे, ठीक है ना, कि इंस्पिरेशन के दौरान लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है वो कम है एज कंपेयर टू एटमॉस्फियर। ओके, दैट्स वाई लंग्स का जो प्रेशर है उसको हम कैसे में ले रहे हैं? नेगेटिव फॉर्म में ले रहे हैं। Similarly, expiration takes place within the intrapulmonary pressure is higher than the atmospheric pressure. ओके, फिर देखो अपोजिट हो जा रहा है। एक्सपीरेशन के दौरान क्या हो रहा है? इंट्रापल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जा रहा है, किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हम उसको पॉजिटिव में ले लेंगे। तो आप याद रखोगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है कि यहाँ पे क्या क्या बातें बता रही हैं। तो देखिए इंस्पिरेशन के दौरान क्या बता रहा था कि लंग्स का प्रेशर था वो क्या था? कम था, लेस था। लेकिन एक्सपीरेशन के दौरान जो इंट्रापल्मोनरी प्रेशर, दैट मीन्स लंग्स का जो प्रेशर है वो ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कंपैरिजन में। ओके, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक एयर का प्रेशर है वो क्या हो जा रहा है? कम हो जा रहा है एक्सपीरेशन के दौरान। ठीक है, देन द डायफ्रागम, जस्ट अ मिनट, The diaphragm and a specialized set of muscles, external and internal intercostal between the ribs, help in generation of such gradients. अब देखो ये जो ग्रेडियंट्स है इसको जनरेट करने में कौन हेल्प करता है? इसको जनरेट करने में डायफ्रागम हेल्प करता है। डायफ्रागम आपको पता है ना, लंग्स, जैसे कि ये हमारा समझिए लंग्स है, छोटा सा मैंने ऐसे बना दिया है। इसके नीचे एक कर्व डोम शेप लाइन प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं डायफ्रागम। ओके, ये डायफ्रागम का भी मूवमेंट होता है जब एयर अंदर आती है और बाहर जाती है। तो ओके, तो ये जो डायफ्रागम है यही क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है एयर को जो प्रेशर है उसको जनरेट करने के लिए। तो वही बता रहे हैं यहाँ पे, द डायफ्रागम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। ओके, डायफ्रागम के साथ कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स हैं जो कि एक्सटर्नल और इंटरनल कोस्टल में प्रेजेंट होते हैं, किसके बीच में? रिब्स के बीच में। वो क्या करते हैं? ये ग्रेडियंट को जनरेट करने में हेल्प करते हैं, मतलब ये जो प्रेशर है उसको जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ओके, देखिए स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, किसका किसका स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको? यहाँ पे देखिए ये लंग्स है पूरा, ये पूरा लंग्स है, और ये क्या है? ये रिब्स जो है। ओके, तो इसको फ्रंट से हम देख लेते हैं, जस्ट अ मिनट। सो स्टूडेंट्स, आप यहाँ स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, देखो कैसे रिब्स प्रेजेंट है यहाँ पे। ओके, ये क्या है आपके? ये जो है यही तो रिब्स हैं। ओके, ये जो बोन है ये क्या है? रिब्स है। ये क्यों बोन प्रेजेंट होते हैं? ताकि जो हमारा लंग्स है वो क्या हो सके? प्रोटेक्ट रह सके, क्योंकि लंग्स तो पूरा मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है ना। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई बोनी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होना चाहिए, ताकि हमको ऐसे ही अचानक से हल्का सा चोट भी लगे तो हमारे लंग्स को कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये जो है ये आपके सारे क्या है? रिब्स हैं। तो रिब्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ फ्लोटिंग रिब्स भी दिखेंगे। ओके, यहाँ नीचे पे हमको क्या दिख रहे हैं? फ्लोटिंग रिब्स दिख रहे हैं। और यहीं पे नीचे पे क्या प्रेजेंट होता है? डायफ्रागम में प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ स्ट्रक्चर में आपको नहीं दिख रहा है, दूसरे स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, लुक हियर, दिस इज डोम शेप व्हाट? दिस इज डोम शेप डायफ्रागम। ये क्या है? डायफ्रागम है। तो ये डायफ्रागम और रिब्स जो हैं उसके बीच में कुछ स्पेशलाइज्ड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। यही क्या करते हैं? प्रेशर ग्रेडियंट जो है उसको जनरेट करने में, उसको बनाने में हेल्प करते हैं। ओके, जो प्रेशर है उसको बनाने में मदद करते हैं। सो ये प्रेशर बनाने में किसकी हेल्प करते हैं वो लोग? लंग्स को। ओके, लंग्स को ये मदद करते हैं। तो फिर देन क्या बता रहा है
इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्रागम विच इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। तो देखिए क्या बता रहा है, जो इंस्पिरेशन की प्रोसेस है, इंस्पिरेशन की प्रोसेस जो है वो कैसे इनिशिएट होती है, कैसे स्टार्ट होती है, डायफ्रागम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट यानी क्या होता है, सिकुड़ना। तो आपको याद रखना है, जब इंस्पिरेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है तो डायफ्रागम क्या होता है, सिकुड़ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो थोरेसिक चैम्बर है उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ओके, कहाँ पे, एंट्रोपोस्टीरियर एक्सिस में। Then the contraction of external intercostal muscles lift up the ribs and the sternum causing an increase in the volume of the thoracic chamber in the dorsoventral axis। तो देखिए यहाँ पे आपको पूरा किसके बारे में बता रहे हैं, डायफ्रागम के बारे में बता रहे हैं। तो आप बस ये देखिए डायग्राम में, देखिए आपकी डायग्राम में क्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है लंग्स का स्ट्रक्चर। यहाँ पे जब एयर एंटर करी है तो डायफ्रागम जो है वो क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि डायफ्रागम कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और लंग्स का जो वॉल्यूम है, ओके, लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है, ताकि हवा जो है वहाँ अंदर अच्छे से ज़्यादा आ सके। ओके, देन सेकेंड में देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायफ्रागम रिलैक्स हो गया और लंग्स का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा सा क्या हो गया, कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे वॉल्यूम कम दिख रहा है आपको, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रही है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, एक ही बार में सब चीज़ें बताने में आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आज जो मैंने बताया है इतना सफिशिएंट है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके आगे का मैकेनिज्म बताऊंगी। ओके, तो अभी तक जितनी चीज़ें मैंने बताई वो आपको याद रखना है, डायफ्रागम तक जो मैंने आपको बताया है। तो आज हमने क्या क्या देखा, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन कैसे होता है, और जो प्रेशर ग्रेडियंट लगता है एटमॉस्फेयर और लंग्स के बीच में वो किस तरह से लगता है, कौन जनरेट करता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने स्टडी किए। ओके, नेक्स्ट क्लास में मैं इसका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का पार्ट 2 पढ़ाऊंगी, जिसमें हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। ओके, सो टुडेज क्लास इज ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।